नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जून 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग। मैं आपको बता दूं, ये आर्टिकल भूपिंदर हुड्डा साहब ने लिखा है। कुछ नेशनल स्टैटिस्टिक्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा स्टेट इन हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने अपनी तारीफ भी की है। अभी के लिए तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हरियाणा में हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो अपने अच्छे काम के बारे में बताया। बहरहाल इनके अच्छे काम को स्किप करके स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं, उन स्टैटिस्टिक्स को देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है कमेंट्स टू अवॉइड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज। देखिए, रिसेंटली आपको पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने सिंगापुर में ये कमेंट कर दिया कि सिंगापुर में बच्चों के अंदर कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट फैल रहा है। सिंगापुर में बाद में बोला कि कोई नया वेरिएंट नहीं फैल रहा है, ये तुम्हारे ही देश का वेरिएंट है जो हमारे यहाँ पे फैल रहा है। तो एक प्रकार की आप कह सकते हो बहस सी हो गई थी। अभी इसी रिस्पेक्ट में अमित शाह जी ने जो कमेंट दिया था बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उसके अगेंस्ट में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया इंडिया के पास। अभी इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिस्पेक्ट में ऑथर ने यहाँ पे बात की है। तो इसी को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑथर का व्यू पॉइंट यहाँ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑथर है कृष्णन श्रीनिवासन साहब। ये फॉर्मर हाई कमिश्नर रह चुके हैं टू बांग्लादेश और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ये देश इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे रिश्ते आगे अच्छे करने हैं, पास्ट में क्या हुआ है, उसके बारे में एक बहुत ही बेसिक आउटलाइन दे रखा है। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है डिजिटल टैक्स टसल्स। कुल मिला के रिसेंटली यूएस ने 6 कंट्रीज से $2 बिलियन के आने वाले इंपोर्ट के ऊपर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात करी। क्यों? क्योंकि इन 6 कंट्रीज में यूएस की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के ऊपर डिजिटल टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मतलब गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो ये गूगल को पसंद नहीं आ रहा, तो इसके रिटेलिएशन में इन कंट्रीज से जो $2 बिलियन के इंपोर्ट्स आ रहे हैं यूएसए के अंदर, उसके ऊपर 25% टैक्स लगाया और अभी के लिए हटा लिया। हटा क्यों लिया? क्योंकि यूएस को अभी भी लग रहा है कि बातचीत करके ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाए जा सकते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड में वीडियो बनाई है उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा और ये टॉपिक जिस तरीके से वो मैं आपको समझा भी दूंगा। नेक्स्ट भाई, बात की जा रही है यहाँ पे स्पीड ओवर ऑप्टिक्स। एक्चुअली में वैक्सीन पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इस आर्टिकल को मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक 22 करोड़ डोजेस वैक्सीन दी गई है लोगों को इंडिया के अंदर। अप्रैल में 7.7 करोड़ डोज दी गई है और अगर आप बात करो तो मई में 6 करोड़ डोज दी गई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जून में 12 करोड़ डोजेज दी जाएंगी। अगस्त से कोवैक्सीन और ये जो कोविशील्ड है ये बहुत मेजर स्केल पे इंडिया में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाने लगेगा। इंडिया की तरफ से अफ्रीका को जो वैक्सीन जा रही हैं वो बंद हो गई, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सारी वैक्सीन केंद्र सरकार अपने पास रख रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर केंद्र सरकार राज्य की सरकारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने तो राज्य की सरकारों को खरीदने को इसलिए बोला क्योंकि राज्य की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है, तो हम इंटरफेरेंस ना करें इसलिए हमने बोल दिया तुम जाके खरीद लो। अब राज्य की सरकारें, चाहे वो केंद्र शासित हो, मतलब केंद्र की पॉलिटिकल पार्टी की हो या विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो चाहती हैं कि सारी की सारी दवाइयाँ केंद्र की सरकार खरीदे। तो वही सारी बातें जो कि हम लोग रेगुलरली पहले कई दिनों में बात करते हुए आए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस आर्टिकल को रिवाइज नहीं किया। कुछ भी नया नहीं था इस आर्टिकल में, दैट्स व्हाई आई डिडंट टुक इट अप। नेक्स्ट आर्टिकल, आईटी रूल्स। ऑलरेडी आईटी रूल्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। व्हाट्सएप आर्ग्यूमेंट्स टू फाइट आईटी रूल्स डिकोडेड, मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में क्या गलत है, व्हाट्सएप का क्या स्टैंड है, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में पहले ही समझा चुका हूँ। और पहले के अगर आप मेरे एडिटोरियल्स देख रहे हो, पहले के मतलब पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते से अगर आप मेरे एडिटोरियल्स देख रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि आईटी रूल्स को बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। तो दोबारा यहाँ इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, रीजन बीइंग बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक आर्टिकल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विनोद डेनियल साहब ने, बोर्ड मेंबर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स एंड चेयरमैन ऑफ हेरिटेज। इनका ये बोलना है कि नेशनल म्यूजियम को जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में शिफ्ट किया जा रहा है, ये शिफ्टिंग कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकती है। इस शिफ्टिंग को कौन से बेसिस पे ऑथर यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, इन बेसिस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहले नेशनल म्यूजियम के लिए जो जगहें थी वो कम थी, अब नई जगह पे बहुत ज़्यादा जगह होगी, ज़्यादा गैलरीज बनाई जा सकती हैं। नेशनल म्यूजियम का जो ट्रेजर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार एक्सकवेशंस हो रहे हैं, लगातार खोज हो रही है, लगातार डिस्कवरियाँ हो रही हैं। तो डिस्कवरी होने के बाद अगर कोई प्रेशियस चीज़ मिलती है तो कहाँ रखी जाती है? नेशनल म्यूजियम में रखी जाती है।
अभी नेशनलिज्म में जो डिस्प्ले होता है वो बहुत कम है, अभी बहुत सारे आइटम्स डिस्प्ले नहीं हो जाते, एक बड़ी जगह पे पहुंचेगा नेशनलिज्म, ज़्यादा आइटम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ओल्ड आर्टिफैक्ट से रिलेटेड, नेशनल म्यूजियम से रिलेटेड, इनको देखेंगे। तो ये फाइनल आर्टिकल है, बिहाइंड हेडलाइन एंड नंबर स्टोरीज ऑफ इनविजिबल लाइफ्स। इसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ चूंकि इसमें चाइना के लोगों के दुख को बता रखा है। क्या चाइना के लोगों का दुख? तो देखिए चाइना में हुआ ये कि अभी आपको पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में। जब 1 चाइल्ड पॉलिसी होती थी चाइना में तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टोरी बता रखा था, ठीक है। स्टोरी किसकी है ये? तो ये यांग की स्टोरी है। फिर जीजो की भी स्टोरी है। एक्चुअली में चाइना में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा करना है तो बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे पहले बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा किया तो 2,40,000 युआन का फाइन था, लगभग $37,000 का फाइन था। क्योंकि जब तक ये फाइन नहीं दोगे तब तक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जब तक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक ना आप बच्चे को स्कूल में लेके जा सकते हो, मतलब वो बच्चा रजिस्टर्ड ही नहीं रहेगा चाइना की सरकार के साथ, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। प्लस उस बच्चे के खर्च का 10 गुना देना पड़ेगा आपको चाइना के अंदर अगर आपने दूसरा बच्चा पैदा कर लिया पहले बच्चे के बाद। तो इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम्स चाइना के लोगों को झेलनी पड़ी है, और उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना, इसने चाइना के लोगों की जिंदगियों को तबाह सा कर दिया, बर्बाद सा कर दिया है। एक जनरेशन ऐसी है चाइना में जिसकी कोई सिबलिंग ही नहीं है। अगर भाई है तो उसका कोई बहन ही नहीं है, अगर बहन है तो उसका कोई भाई ही नहीं है। क्योंकि 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो या तो अकेली बहन होगी या भाई होगा, हो सकता है कजिन्स वगैरह एक दो आ जाएं, लेकिन जिस प्रकार का इंडिया में सोशल सेटअप बनता है ना कि भाई बहन आपस में खेलते रहते हैं, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। पूरी एक जनरेशन ऐसी निकल गई, कई जनरेशन ऐसी निकल गई हैं। और अब जब वहां पे बुढ़ापा बढ़ रहा है तब वो बात कर रहे हैं कि भाई 3 चाइल्ड पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की आदत छूट गई चाइना में लोगों की। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, कुछ नया नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट डिस्कस्ड इट। 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आर्टिकल शुरुआत करते हैं, रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज हो, बहुत सारी एनसीईआरटीज बन गई हैं, अभी बहुत बन भी रही है। एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी अभी के लिए चल रही है। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उनके जेन्युइन जवाब देने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यूजफुल जो सवाल होगा उसको मैं वीडियोस में बनाऊंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ, लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। साथ साथ जो करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं आपके लिए एक दिन में, वो भी उसके लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करके दूंगा। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट है harshitdwivedi.com। अभी उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि कल 3 जून 2021 में जितने भी आर्टिकल्स अपडेट हुए थे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, ये मैंने सब यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं लिख के। तो आप देख सकते हो कि सेंटर ने मनरेगा जॉब स्कीम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा, ये मैंने कल करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ डिस्कस की थी। वीट प्रोक्योरमेंट एट ऑल टाइम हाई, वन लाइनर करंट अफेयर्स क्या है कल के 3 जून के हिंदू एडिटोरियल का, जस्ट मॉडल टीनेंसी एक्ट, वन एक्सपेंसिव पॉलिसी। तो एक दिन के जो भी आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं चैनल ये वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ही अपडेट कर दूंगा। तो आप ये सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे आपकी बैंक, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस सबके करंट अफेयर्स पूरे हो जाते हैं। ऑब्वियस बात है पीसीएस के लोकल स्टेट के नहीं, बट बाकी सारे यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। और इनके लिंक कहीं ना कहीं मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड करूंगा, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं, रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड नाउ। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो कोविड-19 फैल रहा है, कहीं ना कहीं इसने हमारे इनएडिक्वेट और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने ला के रख दिया, खासकर सेकेंड वेव में। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं रूरल पीपल, ना उनको क्वालिटी हेल्थ केयर मिल पा रही है, ना ही ठीक समय पे उनको दवाइयाँ मिल पा रही हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसका रोल? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का रोल रूरल इलाकों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना है, जिसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन सब कुछ हो, तो जो गांव के लेवल पे, जो सबर्बन लेवल पे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने बताया तभी ये बात सही नहीं है, एक्चुअली में ये बहुत लॉजिकल चीज़ है। देखिए ज़्यादातर आबादी अभी भी इंडिया की रूरल इलाकों में रह रही है,
तो उनको कैटर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को रूरल इलाकों में पहुंचाना पड़ेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कुछ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अश्विनी कुमार चौबे ने 23 जुलाई 2019 को राज्यसभा में क्या स्टेटमेंट दिया कि हमारे देश में रूरल इलाकों में 29,337 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहे हैं कि रूरल इलाकों में 29,337 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जरूरत है, लेकिन हैं कितने? हैं 25,743, मतलब अभी भी 3,594 कम है। अभी इस 25,743 एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कितने फंक्शनल हैं, कितने नहीं फंक्शनल हैं, वहां पे कितना स्टाफ बैठा है, स्पेशलिस्ट, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी इस हिसाब से अगर आप देखो तो हर 25 गांवों के लिए इंडिया में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। लेकिन जिस हिसाब के हेल्थ के फील्ड में हालात निकल के आ रहे हैं कोरोना के बाद, कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए 10 विलेजेस के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे 25 विलेजेस के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, मतलब 2.5 गुना हम लोग कम है अभी के लिए, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर अगर बात की जाए तो अगर 10 विलेजेस के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है तो उसमें कुछ मिनिमम बेड्स और दूसरी मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक्सरे मशीन हो गई, आँख का नंबर नापने वाली मशीन हो गई, ओरल रिहाइड्रेशन की फैसिलिटीज़ हो गई, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। ये तो बात हुई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की बात कर लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर पूरे देश में कितने? 5,624, जबकि चाहिए कितने? 7,322। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर एक्चुअली में बड़ा हेल्थ केयर सेंटर होता है। ठीक है, एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 80,000 लोगों से 1.2 लाख लोगों को देखेगा। एक्चुअली में हमारे देश में ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ज़्यादा कोई होता नहीं है। एक नर्स या एक कंपाउंडर टाइप का बैठा होता है और वो थोड़ी बहुत बेसिक दवाइयाँ दे देता है, जैसे कि पेट खराब हो गया तो मेट्रोजेल की दवाई दे देगा, ठीक है, सर दर्द हो गया है तो डिस्प्रिन टाइप की दवाइयाँ दे देगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो आप कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में जाओगे। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में आपको कुछ और फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाएगा आपका। वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये लोग आपको रेफर कर देंगे बड़े हॉस्पिटलों में, इसलिए इसको रेफरल सेंटर भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 81.8% स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है। मतलब अगर 100 स्पेशलिस्ट चाहिए तो अभी के लिए केवल 18 ही काम कर रहे हैं, 81.8% है ही नहीं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 देखो तो हर 10,000 लोगों के लिए इंडिया में 8 हॉस्पिटल बेड्स है, लेकिन चाइना में हर 10,000 लोगों के लिए 40 हॉस्पिटल बेड्स हैं। तो अगर स्टैटिस्टिकली हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग बहुत ही बुरे हालात हैं। चाइना से भी बहुत पूछें, और चाइना से कंपैरिजन इसलिए क्योंकि चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप्ड नहीं हुआ, उनकी भी बहुत बड़ी आबादी है। अगर आप यूएस जैसी कंट्री से डेवलप करने जाओगे यूरोपियन से, तब तो बहुत ही पीछे नजर आएंगे हम। फिर यहाँ पे हरियाणा पे पहुँचते हैं। हरियाणा के स्टैटिस्टिक्स की बात की, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ भूपेंद्र हुड्डा साहब ने बताया है कि हरियाणा पहले तो पंजाब का एक बैकवर्ड इलाका था 1966 तक। बाद में जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने ये किया वो किया, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग स्किप करते हैं। हरियाणा के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, और ये स्टैटिस्टिक्स आपको हरियाणा health.nic.in पे मिल जाएंगे, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है। हरियाणा में 2,666 सब हेल्थ सेंटर्स हैं। रिक्वायरमेंट कितने की है? 5,070 सब हेल्थ सेंटर्स की। हरियाणा में 531 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। रिक्वायरमेंट कितने की है? 845 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की। हरियाणा में 118 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है। रिक्वायरमेंट कितने की है? 253 कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की। 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा की आबादी है लगभग 2.5 करोड़, 2.53 करोड़। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे तो एज पर द नॉर्म्स रिक्वायर्ड आफ्टर ईच ब्लॉक ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन, हरियाणा में 253 CHCs और 845 PHCs चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं अभी उतने हैं नहीं। लेकिन अगर आप बात करो तो हरियाणा एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक एग्रीकल्चरली प्रोग्रेसिव स्टेट है। हरियाणा में लोग उतने गरीब नहीं जितना बाकी स्टेट्स में लोग गरीब हैं। तो एक बात तो यहाँ पे ऑथर की बिल्कुल सही है कि जब हरियाणा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात ख़राब हैं, इनका फिजिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो बाकी स्टेट्स के बारे में क्या ही बोला जाए, वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, कम होगा ही होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थे। फिर आगे हम लोग बात करें। अब बहुत ज़रूरी है कि देश में हर जगह पे जो सरकारें हैं वो सरकारें कोऑर्डिनेट करें, किससे? तो रूरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करें। अब वैसे तो पंचायत और ग्राम सभा भी एक प्रकार की सरकारी है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात हो रही है। ज़रूरी है कि ये सरकारें पंचायत से, ग्राम सभा से
नोटिफाइड एरिया कमेटी से, म्यूनिसिपल बॉडी से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड लेवल पे पैंडेमिक के साथ लड़ रहे हैं, खासकर रूरल इलाकों में। रूरल इलाकों में पैंडेमिक को डील करने के लिए इन सरकारों से ज़्यादा पंचायत, ग्राम सभा, नोटिफाइड एरिया कमिटीज़, एनजीओज, म्यूनिसिपल बॉडीज़ एक्टिव है और यूटिलिटी उनकी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने हरियाणा में स्वास्थ्य कल्याण समिति बनाई है, जिसको एसकेएस बोला जाता है। एसकेएस सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए काम करती हैं। तो ये जो स्वास्थ्य कल्याण समिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स की सर्विसेज को लोगों तक एफिशिएंटली पहुंचाती हैं। अच्छी बात है। अब कुछ और इन्फो यहाँ पे दिया गया, इस इन्फो का सोर्स भी दिया गया, वर्डोमीटर्स.info। वर्डोमीटर्स.info एक ऐसी वेबसाइट है जो डेली बेसिस पे कोरोना के केसेस भी प्रोवाइड कर रही है और भी बहुत से केसेस और भी बहुत से स्टैटिस्टिक्स ये वर्डोमीटर्स नाम की साइट प्रोवाइड करती है। इस साइट के हिसाब से इंडिया की टोटल आबादी अगर 139 करोड़ माने तो इसमें से 91 करोड़ पीपल रूरल इलाकों में रह रहे हैं। कितने विलेजेस में? 6,49,480 विलेजेस। तो इस वेबसाइट के हिसाब से इंडिया में 6,49,481 विलेजेस हैं, जहाँ पे 91 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया की आबादी कितनी है? 139 करोड़। तो उसके बाद बचे हुए जो लोग हैं, कितने लोग बचे? तो 39, लगभग 48 करोड़। इन 48 करोड़ के 10% लोग, मतलब ये जो 48 करोड़ लोग बचे हुए अर्बन इलाकों में रह रहे हैं, इनके भी 10 करोड़ लोग अक्सर कर विलेजेस जाते रहते, विलेजेस से बात वापस आते रहते। सीजनल माइग्रेशन सुना होगा ना आपने, तो जब एग्रीकल्चर का सीजन आता है वो अपने गांव चले जाते हैं खेतीबाड़ी करने के लिए। जब एग्रीकल्चर का सीजन खत्म हो जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है शहर में आ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो साइजेबल पॉपुलेशन है दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रूरल एरिया, और जब ज़्यादातर लोग रूरल ही हैबिटेशन में रह रहे हैं तो इन विलेजेस को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस कोरोना के पैंडेमिक के साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसीलिए एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल इलाकों में आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक कोविड-19 की जो 2 वेव्स आई हैं, तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फैलना शुरू हुआ है इंडिया में, रूरल इलाकों में वेल ऑयल्ड हेल्थ मशीनरी चाहिए ताकि पैंडेमिक से तो बचा ही जाए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर जैसी डिजीज भी कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में कम बवाल मचा पाएँ, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी बताया जा रहा है। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे, अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स आपके काम आ सकते हैं। फिर एक एस्टिमेट यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी बताया गया। इन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कैसे डिजीज आते हैं, मतलब जो फैले ना, तो भैया अगर इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 तो फैल रहा है तो कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप बात करो तो पूरी दुनिया में ग्लोबली 41 मिलियन डेथ्स होती हैं इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। 41 में 4 करोड़ 10 लाख, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया में जितनी भी डेथ्स हो रही हैं उसकी 71% इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही हैं। और इंडिया में ओवरऑल अगर इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ हो रही है 5.87 मिलियन, यानी लगभग 58,70,000 ओवरऑल डेथ्स का इंडिया में ये 60% नंबर है। मतलब पूरी दुनिया की ओवरऑल डेथ्स का 71% रिस्पॉन्सिबल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इंडिया में ओवरऑल डेथ्स का 60% रिस्पॉन्सिबल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कहीं ना कहीं आप होने के चांसेस कम कर सकते हो थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, थ्रू गुड फूड, थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस में ही आ जाता है। तो अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत कंट्रोल में ले आए तो हम प्री मैच्योर डेथ्स को कुछ हद तक तो डेफिनेटली यहाँ पे रोक सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और चूंकि अब पैंडेमिक भी फैल रहा है तो वो लोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सफर कर रहे हैं और पैंडेमिक के समय पे कोरोना भी उनको हो गया तो उनकी मोर्टेलिटी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हरा दें तो हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कहना आसान है और इसको करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप प्राइमरी लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। हेल्दी इंडिया रखना है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी बिल्डिंग अ प्रॉपर प्राइमरी लेवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना भाई? अगर प्राइमरी लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ऊपर के लेवल्स पे कम प्रेशर पड़ेगा। मान लीजिए सब हेल्थ सेंटर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं सब हेल्थ सेंटर, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसको प्राइमरी सब हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं। इसके ऊपर आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स,
इसके ऊपर आते हैं कम्युनिटी हेल्थ के सेंटर्स, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं। तो ये जो सब हेल्थ केयर सेंटर्स अगर ये इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे कम इम्पैक्ट आएगा। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स पे कम इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हमारे हेल्थ की जो वायबिलिटी है, वाइटिलिटी है, वाइब्रेंसी है, वो बहुत हद तक हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है और उसके लिए सरकार को प्रोएक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो चेन है ना आपकी एसएचसी की, पीएचसी की, सीएचसी की, ये मल्टीपल हेल्थ नीड्स को टेकअप कर सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल पे ना जाते हुए एक्चुअली में प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ही अगर आप चीज़ों को सॉल्व कर दो तो आपको शायद सेकेंडरी टर्शरी जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर हाइजीन के साथ प्रिकॉशंस पहले ही ले लिए जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ों को तो हम एचएससी, पीएचसी और सीएचसी लेवल पे निपटा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हमको पड़ेगी ही नहीं। और कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ने के लिए एचएचसी, पीएचसी और सीएचसी ये बेस बनाते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, तो ये था एनालिसिस। यहाँ पे जो अच्छे पॉइंट्स हुड्डा साहब ने बताए वो सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। कमेंट्स टू अवॉइड इन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, सम एक्शंस ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स इन इंडिया आर डेट्रीमेंटल टू द कंसोलिडेशन ऑफ कॉर्डियल बायलैटरल टाइज। इसके रिस्पेक्ट में सबसे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की बात की जा रही है, अरविंद केजरीवाल साहब की। अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कमेंट कर दिया कि सिंगापुर में नोवल कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन फैल रहा है। भाई सिंगापुर वालों को गुस्सा आ गया। सिंगापुर ने बोला कोई भी हमारे यहाँ वेरिएंट नहीं है। और आप देखोगे कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जी के अगेंस्ट सिंगापुर ने एक डोमेस्टिक लॉ इन्वोक कर दिया, द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट। हालांकि ऐसा बोला जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कि एक्चुअली में ये सिंगापुर को करने की जरूरत नहीं थी, बट चलो करने की जरूरत नहीं थी वो एक अलग बात है, यहाँ पे सिंगापुर ने कर दिया। उसके बाद हमारे जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इंडिया के लिए नहीं बोलते, इंडिया के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ पे हो रही थी। मतलब कि आप देखो कि जो कुछ भी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बोला इसको पब्लिकली रिब्यूक किया किसने, हमारी भारत सरकार ने, जयशंकर साहब ने। और सिंगापुर ने भी इस पर तगड़े तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट लिया है। हालांकि इतने की जरूरत नहीं थी, बहुत आराम से इसको इग्नोर किया जा सकता था थ्रू अ स्टेटमेंट। इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने गरीब बांग्लादेशियों पे भी कुछ कमेंट कर दिया। और जब गरीब बांग्लादेशियों के ऊपर होम मिनिस्टर अमित शाह ने कमेंट किया तो भाई बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का भी यहाँ पे कमेंट आया। ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर यही बोलेंगे कि ग्लोबल 100 डेवलपमेंट इंडेक्स में और ओवरऑल पर कैपिटा इनकम में अगर आप बांग्लादेश और इंडिया को कंपेयर करते हो तो बांग्लादेश कोई बहुत पीछे नहीं है। बहुत सारे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में बांग्लादेश इंडिया से बेटर है। एक्चुअली में होम मिनिस्टर अमित शाह जी का स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से था कि ये जो गरीब बांग्लादेशी हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर घुस आते हैं, क्योंकि इंडिया में अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको बांग्लादेश में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती इसलिए वो भाग के यहाँ पे आ जाते हैं। इस प्रकार के कमेंट बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को पसंद आए नहीं और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से बोला कि आपसे बहुत अच्छे हैं हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट बाजी तो यहाँ पे चलती ही रहती है। कुल मिला के इम्पोर्टेंट क्या है, इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मेन आर्टिकल का ये है कि भाई इंडिया के जो रिश्ते हैं ना बांग्लादेश के साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये रिश्ते इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि ये जो लीडर्स एक दूसरे के ऊपर कमेंट मार रहे हैं ना, इन कमेंटों को अवॉइड किया जा सकता है। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ इंडिया की डिप्लोमेसी किस किस चीज़ों में चलती है। देखिए बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्रीज़। इंडिया भी में बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। अगर आप देखो तो बांग्लादेश की बाउंड्री ऑलमोस्ट चारों तरफ से इंडिया के साथ लगती है। उनका एक बस छोटा सा बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है, बाकी उनकी पूरी की पूरी बाउंड्री इंडिया के साथ लग रही है। लगभग 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जिसमें अक्सर कर आप देख सकते हो कि फ्लड्स का इशू आता रहता है इंडिया के साथ। और हम लोग अक्सर कर ये भी सुनते रहते हैं कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे गुड्स की, वल्नरेबल ह्यूमन बींग्स की, कैटल की ट्रेडिंग भी चलती रहती है। लगभग 4100 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अगर आप बात करो हिस्ट्री की तो इंडिया और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है बहुत ही टर्बुलेंट और ट्यूमुल्टस रही है। पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, उससे पहले ईस्ट बंगाल था, बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बन गया। इस पूरे ट्रांजिशन के दौरान बहुत खून बहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे इमोशनल वाउंड्स हैं। इतने लोगों का खून बहा, इतनी फैमिलीज अलग हुई हैं यहाँ पे कि इस प्रकार का जो
आप कह सकते हो इमोशनल सेटबैक है, इसको जाने में कई जनरेशन्स लग जाएंगे। अभी भी लोगों के दिमाग में वो वायलेंस एक्टिव है। फिर आप देखोगे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो गई। बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी प्रो पाकिस्तान है। जब ये ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया तो भी बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ मिले रह जाते तो बहुत कुछ अच्छा होता। पाकिस्तान में भी कोई एक तबका रहा होगा जो ये सोचता होगा कि यार इंडिया के साथ ही रहते तो ज़्यादा ताकतवर होते। खैर वो एक बहुत अलग चीज़ है। आप देखिए लगभग 3 लाख बिहारीज हैं बांग्लादेश में, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। पार्टीशन के समय पे वो इंडिया से निकल के ईस्ट बांग्लादेश में चले गए ये सोच के कि ये पाकिस्तान है, और बाद में वो बांग्लादेश के पार्ट बन गए। बट वो बंगाली स्पीकिंग नहीं है तो अब वो वहाँ फंस से गए हैं। समझ गए ना? अभी बिहार के लोग बंगाली स्पीकिंग तो है नहीं, वो पाकिस्तान समझ के वहाँ पे चले गए। अब वो बांग्लादेश से निकल के पाकिस्तान जाना चाहते हैं बट वो जा ही नहीं पा रहे। ना बांग्लादेश वाले उनको भेज रहे हैं और ना ही पाकिस्तान वाले उनको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। प्लस इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स, इस्लामिस्ट ग्रुप भी कहीं ना कहीं पनप रहे हैं बांग्लादेश में। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, ठीक है, तो ये भी एक है। फिर इसको अगर आप बात करो तो देखिए, अगर आप बांग्लादेश में एक और तबके की बात करो तो ये वो तबका है जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को बंगाली लैंग्वेज के साथ जोड़ता है, बंगाली रूट्स के साथ जोड़ता है। इनके लिए इनके रिलीजियस एफिलिएशन से ज़्यादा इनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाइज है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इनको पता है कि भाई देखिए, बंगाल एक प्रोविंस था, उसको बांट के आपने वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन लोगों का कल्चर, लोगों की एथनिसिटी और लोगों की भाषा सब कुछ सेम है। वो अलग बात है कि बीच में एक बहुत लंबी लाइन खींच गई है, लेकिन तब भी रिलीजियस एफिनिटी तो है ही, कल्चरल एफिनिटी तो है ही। तो कहीं ना कहीं ये एफिनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते को अच्छा करने के लिए। तो अब इस रिस्पेक्ट में ज़रूरी ये है कि दोनों साइड के जो इंटेंशंस हो वो बिनाइन हो, और ये भी ज़रूरी है कि एट द सेम टाइम एक दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स ना माने। आप देखोगे कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसके बाद से बहुत सारे प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम्स और सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं वहाँ पे। लेकिन जब से ये शेख हसीना जी की सरकार आई है बांग्लादेश के अंदर, 2008 से लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना जी। नो डाउट शी इज़ द अनक्वेश्चन लीडर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर लोग शेख हसीना जी को मानते हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश का पॉलिटिकल सेटअप आपको इसी बात से बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा कि एक लेडी इतने साल से उस देश को लीड कर रही है। मुस्लिम फंडामेंटल टेररिस्ट ग्रुप्स को उन्होंने दबा के रखा है, कहीं ना कहीं रिश्ते इंडिया के साथ अच्छे करके रखे हैं उन्होंने। और इसके चलते इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो काफ़ी पीसफुल भी है। क्योंकि अगर आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा टेररिज्म अगर बांग्लादेश में पनप रहा होता तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता। समझ गए? फिर आप देखोगे कि शेख हसीना जी ने इंडिया के साथ रिश्ते इतने अच्छे किए हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं बांग्लादेश के, बहुत अच्छे टाइज हैं बांग्लादेश के, लैंड के थ्रू, रिवर के थ्रू, बांग्लादेशी पोर्ट्स के थ्रू। बहुत सारे इंडियंस ने जाके बांग्लादेश में इन्वेस्ट भी किया है। 10,000 1 लाख इंडियन नेशनल्स इस समय पर बांग्लादेश में रह के काम भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में कॉमर्स का, कैपिटल का और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो फ्लो होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। जिस प्रकार से नेपाल और भूटान के बीच में आना जाना काफ़ी आसान है इंडिया का, इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल वाले इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के लोग भूटान में जा सकते हैं, भूटान वाले इंडिया में आ सकते हैं। वो अलग बात है कि अभी कोरोना के पैंडेमिक के चलते ये जो आना जाना है वो कम हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ना वीज़ा वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया का बांग्लादेश के साथ इस प्रकार का हिसाब नहीं है। तो इंडिया का बांग्लादेश के साथ इस प्रकार का हिसाब हो जाए, ये काफ़ी पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में। फिर अब अगर बांग्लादेश के डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स की बात की जाए तो देखिए, बांग्लादेश इकोनॉमिकली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, लीस्ट डेवलप कैटेगरी से वो डेवलपिंग कैटेगरी में आ चुका है। देखिए 2026 तक ऐसा बोला जा रहा है कि फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी ये जो बांग्लादेश है वो डेवलपिंग कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एशियन की मेंबरशिप, आरसीईपी की मेंबरशिप मिल सकती है आगे आने वाले समय में बांग्लादेश को। ये भी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। अभी साउथ एशिया का पार्ट है बांग्लादेश, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक बांग्लादेश के कुछ इश्यूज हैं इंडिया के साथ, जैसे कुछ नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इश्यूज हैं। इंडिया और बांग्लादेश में इंडिया के फेवर में जो ट्रेड का बैलेंस है उस रिस्पेक्ट में बांग्लादेश को कुछ ना कुछ इंडिया के साथ इश्यूज हैं। तो अभी इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है बातचीत के थ्रू। आप देख सकते हो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि जो बांग्लादेश की हेड है, सुप्रीमो है शेख हसीना जी, वो इस प्रकार के इश्यूज को दबाने की कोशिश करती हैं। तो देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट बिटवीन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस।
इसमें कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहा है तो वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि अमित शाह जैसे लीडर्स अभी दे रहे हैं और बाद में आपके बांग्लादेश के फॉरेन लीडर्स की तरफ से आए। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के, चाहे हमारे रूलिंग पार्टी के मेंबर हो चाहे हमारी सरकार के अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हो, ये बहुत ज़रूरी है कि ये मेंबर्स बहुत सोच समझ के अपने स्टेटमेंट्स दें। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल लिखा किसने? कृष्णन श्रीनिवासन साहब ने। फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं ये बांग्लादेश के और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये इंडिया के। अगला आर्टिकल की बात करेंगे ऑन डिजिटल टैक्स टसेस प्रिवेंटिंग अ टैरिफ वॉर। ठीक है, ये यूएस का जो रिसेंट इंपोर्ट टैक्स लगाने वाला जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है। तो अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि यूएसए ने लगभग $2 बिलियन ऑफ इंपोर्ट्स जो कि 6 अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं। ये 6 कंट्रीज कौन सी हैं? तो ऑस्ट्रिया, इंडिया, इटली, स्पेन, टर्की और यूके। तो भैया इन 6 कंट्रीज से आने वाले $2 बिलियन के इंपोर्ट्स के ऊपर यूएस ने बोला कि हम 25% का टैरिफ रेट लगाएंगे। एक्चुअली में शायद यूएस का यहाँ पे बोलना ये है कि इस 25% के टैरिफ रेट से हमें उतना पैसा मिल जाएगा जितना इन कंट्रियों में हमारी जो एप्पल, गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनीज हैं ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स दे रही हैं। डिजिटल सर्विसेज टैक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी। इंडिया के डिजिटल सर्विसेज टैक्स रिजीम के बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो गो एंड वॉच दिस वीडियो, डिजिटल सर्विसेज टैक्स, व्हाई गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग एंड व्हाई कॉर्पोरेट्स आर रिफ्यूजिंग। गो एंड वॉच दिस वीडियो, आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। इंडिया ने डिजिटल टैक्स बाद में लगाया, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी डिजिटल टैक्स लग चुका है जैसे कि फ्रांस का गाफा। तो ऐसा ही एक डिजिटल टैक्स इंडिया में भी है और ऑब्वियस बात इन 6 कंट्रीज में भी डिजिटल टैक्स लगाया जा रहा है। तो इस डिजिटल टैक्स के ऊपर कहीं एक 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई यूनाइटेड स्टेट्स ने और बाद में इस इंपोर्ट ड्यूटी को इन्होंने हटा लिया। ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ये है कि यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन टाई, इनका ये बोलना है कि जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाए जाते हैं भाई इन कंट्रीज में अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं। दीज डिजिटल टैक्सेस आर डिस्क्रिमिनेटरी और उसके रिस्पॉन्स में इन कंट्रीज के जो इंपोर्ट जा रहे हैं यूएस के अंदर उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ये जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के लॉकडाउन के चलते सफ़र कर रही हैं, उसके ऊपर से अगर इस प्रकार के टैक्सेस इनके एक्सपोर्ट के ऊपर लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं फीबल पोस्ट कोविड रिकवरी होगी। अब दो स्टैंड्स हैं, ये कंट्रीज तो बोलेंगी कि भाई हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर आप टैक्स मत लगाओ, एट द सेम टाइम ये कंट्रीज टैक्सेस लगा रही हैं डिजिटल टैक्स। तो अब कहीं ना कहीं यूएस भी, अगर यूएस के स्टैंड को आप देखोगे तो यूएस अपने पॉइंट को बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकता है। अगर उनकी कंपनीज के ऊपर डिजिटल टैक्सेस लग रहे हैं तो वो भी अपने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, फिर बाकी कंट्रीज किस बेसिस पे बोलेंगे कि भाई हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ। तो अभी के लिए सॉफ्ट को, मतलब अपने स्टैंड को सॉफ्टन किया है यहाँ पे जो बाइडेन ने बोला कि ठीक है भाई अभी के लिए मैं 25% का जो टैक्स है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए ऑन गोइंग टैक्स निगोसिएशंस चलेंगे और ये जो ऑन गोइंग टैक्स निगोसिएशंस हैं इसमें बातचीत करी जाएगी। मतलब यूएस को अभी भी उम्मीद है कि इनकी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, इनके जो बेहेमॉथ्स हैं गूगल, अमेजॉन जैसे, इनके ऊपर ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाए जाने दूसरे कंट्री में, इनको रोका जा सकता है। तो अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अब ये पूरा का पूरा मुद्दा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जून 2020 में उठाया था। ओके, अगर जो बाइडेन चाहते, देखिए ये जो गूगल हो गया, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक। तो गूगल, अल्फाबेट की, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज के ऊपर पहले फ्रांस में टैक्स लगा। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फ्रांस के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, फिर कहीं ना कहीं उसको हटा ली। इस चीज की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं इस प्रकार के टैक्सेस लगाऊंगा और टैक्सेस सीधे सीधे नहीं लगाए जाते, एक लंबी टाइमलाइन होती है उसकी, वो टाइमलाइन अभी अभी एक्सपायर हो रही थी। अगर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के इस इकोनॉमिक डिसीजन के साथ वाकया नहीं रखते, सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वो बहुत आराम से इस प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का जो डिसीजन था इसको साइड कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये 25% की ड्यूटी को लगा के हटा देना, मतलब हो सकता है कि इंटेंशनली यूएस ने स्टेप लिया हो पूरी दुनिया को और खासकर इन 6 कंट्रीज को ये बताने के लिए कि अगर तुमने डिजिटल सर्विसेज टैक्स नहीं हटाए तो तुम्हारे यहाँ से जो सामान यूएस के अंदर इंपोर्ट होता है उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, और यूएस लगा सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ टैक्टिक्स यहाँ पे बाइडेन साफ साफ एम्प्लॉय कर रहे हैं। बाइडेन का साफ साफ यहाँ पे बोलना है कि सिलिकॉन वैली के डिजिटल सर्विसेज के ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो वो हमको डिस्क्रिमिनेटरी लगेगा,
ट्रंप ने ऐसी इन्वेस्टिगेशन चलाई थी और वो इन्वेस्टिगेशन मोस्ट प्रॉब्ली जो बाइडन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और जो बाइडन बोलेंगे कि सब कुछ बराबरी का करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। समझ गए? यही सब बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ट्रंप एरा वाले इस पर्टिकुलर टैक्स डिसीजन को यहाँ पे जो बाइडन सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीधी सीधी बात है, ये जो व्हाइट हाउस है, भले ही वो अपनी अमेरिकन टैक्स फर्म्स के ऊपर बातें करते हैं, फेसबुक के ऊपर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गूगल वगैरह से पूछा जाता है कि भाई आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, नहीं करते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये जो कंपनीज है, फेसबुक जैसी, गूगल जैसी, अमेजोन जैसी, ये अमेरिका की स्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है अमेरिका की सरकार इन कंपनीज को इनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस में मदद करेगी। और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में मदद करने का मतलब है सबसे पहली मदद होती है इनको कम टैक्सेस लगवाना है इनके ऊपर। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 2% का डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है, हालांकि एक और टैक्स भी लगाया जाता है 6% का। अगर उन टैक्सेस को आप समझना चाहते हो, जो मैंने वीडियोस का रेफरेंस दिया है, आप ये वीडियो देख लो जाके, आपको आइडिया लग जाएगा। एक और बात, ये जो $2 बिलियन के ऊपर टैक्स लगाया गया है, ठीक है ना, इस $2 बिलियन में से इंडिया का जो सामान है वो $118 मिलियन का। ओके, तो ये जो 6 कंट्रीज थी जिसमें इटली था, स्पेन था, टर्की था, इंडिया था, इन 6 कंट्रीज से टोटल $2 बिलियन का जो एक्सपोर्ट जा रहा है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। और इस $2 बिलियन में से $118 मिलियन किसका है? इंडिया का। तो इंडिया के $118 मिलियन के एक्सपोर्ट के ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो हो सकता है कल की डेट में इंपोर्ट करने वाले लोग बोलें कि भाई ये जो सामान आ रहा है 118 मिलियन का, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटी भरनी पड़ रही है, काम करो इंडिया से मत मंगाओ, किसी और देश से मंगा लो। क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी यूएस के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो यूएस के इंपोर्टर सोचते हैं कि वहाँ से सामान मंगाओ जहाँ से सस्ता पड़ रहा हो, और फिर इंडिया का सामान अगर महंगा हो जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी के चलते, तो इंडिया से एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टेंशन वाली बात है। खासकर पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड के समय पे हम टैरिफ वॉर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमीज टैरिफ वॉर अफोर्ड कर सकती हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, थोड़ा नुकसान झेल सकती हैं, बट इंडिया जैसी फ्रेजाइल इकोनॉमीज ये नुकसान अभी के लिए तो नहीं झेल सकती, खासकर जब हम लोग रिक्यूपरेटिंग फेज में हैं। और फाइनली बात करते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की, अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्किटेक्ट्स, अ प्लान डिसीजन टू मूव नेशनल मूवमेंट कुड सर्व द इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट वेल। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात की गई है। देखिए, नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली का, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री एंड प्राउड हेरिटेज। ठीक है, पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसके चलते बोला गया कि इस नेशनल म्यूजियम को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लेके जाया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से अभी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है भारत का, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को कहीं और रिलोकेट किया जाएगा। अब अगर आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देखो तो ऐसे बहुत से इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। इजिप्ट में एक क्राउडेड इजिप्शियन म्यूजियम था तहरीर स्क्वायर में, कायरो में। इस म्यूजियम को पूरा पूरा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम गीजा में शिफ्ट किया गया। इस प्रकार से दुनिया भर के बहुत सारे नेशनल म्यूजियम्स के प्रेमाइसेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो खास बात यह कि इसको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर अभी के लिए नेशनल म्यूजियम की आप जो बिल्डिंग देखोगे तो वो बिल्डिंग नो डाउट इंप्रेसिव है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी की जो बिल्डिंग है और नई जगह पे जो बिल्डिंग जा रही है नॉर्थ साउथ ब्लॉक में, नई जगह का जो एरिया है वो 4.5 गुना बड़ा है अभी के इलाके से। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी का नेशनल म्यूजियम अगर 10 मीटर में फैला है तो बाद का नेशनल म्यूजियम 45 मीटर में फैला होगा, बहुत बड़ा इलाका होगा, स्क्वायर मीटर बोल लीजिए, एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4.5 गुना अगर बड़ा इलाका होगा तो म्यूजियम के पास ये जो 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टोर हो पाएंगे। अभी की सेटिंग में नेशनल म्यूजियम में 2 लाख कल्चरल कलेक्शंस की केवल 6% डिस्प्ले में रहते हैं। तो अभी 4.5 गुना बड़े इलाके में जाओगे तो ज़्यादा आप कलेक्शंस को डिस्प्ले में रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा गैलरीज बना सकते हो, ज़्यादा आपके पास स्टोरेज के लिए जगह होगी। और आपको पता है कि रेगुलरली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी एजेंसी शोध करती हैं, तो लगातार एक्सकवेशंस हो रहे हैं, डोनेशंस हो रहे हैं, रिपैट्रिएशंस हो रहे हैं। रिपैट्रिएशंस मतलब कि बाहर के देश में जो स्मगल करके हमारा सामान चला रहा था वहाँ से हम लेके आ रहे थे, इंडिया में एक्सकवेशन हो रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज हमको कोई चीज़ डोनेट करती है तो वो नेशनल म्यूजियम में रखवा दी जाती है। तो लगातार जो इन्वेंट्री है नेशनल म्यूजियम के पास वो बढ़ रही है, और इस इन्वेंट्री को रखने के लिए जगह चाहिए, और 4.5 गुना ज़्यादा बड़ी जगह मिल रही है तो अच्छी बात है। फिर अगर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग को हल्का फुल्का आप रेट्रोफिट करोगे तो हेरिटेज बिल्डिंग भी वो बनी रहेगी, प्लस एक ऐसा फैकेट मिलेगा कि बहुत अच्छा एग्जीबिशन और कलेक्शन एरियाज यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। एजुकेशन और विजिटर सर्विसेज यहाँ पे अच्छी प्रोवाइड की जा सकती हैं। गैलरी स्पेसेस बनेंगे, उस गैलरी स्पेसेस में इंडियन आर्ट और कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया जा सकता है। जगह की देखिए कोई भी कमी नहीं होगी।
प्लस इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स भी यहाँ पे थोड़े बेटर हो जाएंगे, अच्छा स्पेस अवेलेबल होगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल और ट्रेवलिंग एग्जीबिशंस यहाँ पे आ सकते हैं, रोक सकते हैं, अपनी शोध कर सकते हैं, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप बात करो नेशनल म्यूजियम की, तो नेशनल म्यूजियम इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑल आउटगोइंग एंड इनकमिंग कल्चरल कलेक्शंस। ठीक है भाई, तो जो भी कलेक्शंस हम अपने यहाँ से बाहर के देशों में भेज रहे हैं, या जो भी कलेक्शंस टेम्परेरली बाहर के देशों से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, वो सब कहाँ रखे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। तो एक बात यहाँ पे बोली जा रही है कि नेशनल म्यूजियम का जो रीलोकेशन प्लान है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस इसमें कुछ और फैसेट्स बताए जा रहे हैं। एक नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है जो कि इस नेशनल म्यूजियम के अंदर ही काम करता है। इसमें कुछ ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं और ये ग्रेजुएट्स कहीं ना कहीं हमारे आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए ही रिक्रूट किए जाते हैं। अब ये जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस म्यूजियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अभी नई जगह पे हमारा नेशनल म्यूजियम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं कलेक्शन से, स्टोरेज से, कंजर्वेशन से, इंटरप्रिटेशन से, ठीक है ना। लेबोरेटरी, गैलरी, टीचिंग फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नेशनल म्यूजियम की बढ़ जाएंगी, जिससे ना केवल सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह होगी, सामान को दिखाने के लिए ज़्यादा जगह होगी, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज ज़्यादा मिलेंगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इस मूव से हमारे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के जो स्किल्ड ग्रेजुएट हैं उनको भी फायदा होगा। फिर ये बोला जा रहा है कि जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है इसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है इसको एक्सपेंड करके इनके प्रोग्राम्स में म्यूजियोलॉजी, आर्ट हिस्ट्री, कंजर्वेशन ये सब भी चलाया जाना चाहिए, ठीक है। प्लस आर्कियोलॉजी, आर्काइवल स्टडीज़ ये सब भी नया होना चाहिए, ठीक है। एक नया इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, इस नए इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादा नई जगह चाहिए और वो नई जगह नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में मिल जाएगी। एक्सपेंडेड ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट के। प्लस ये जो नई जगह होगी वहाँ पे एक नई बुद्धिस्ट गैलरी। अच्छा, एक और बात, पुरानी जिस जगह पे अभी के लिए नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे पूरा उसको बंद नहीं किया गया है, कुछ चीज़ें अभी भी डिस्प्ले पे हैं, जैसे कि एक बुद्धिस्ट गैलरी है वो अभी भी डिस्प्ले पे है। तो एक चीज़ पे बहुत खासा ध्यान देना होगा कि पुराने नेशनल म्यूजियम से जब सामान उठा के नए नेशनल म्यूजियम पे लेके जाया जाए तो बहुत ध्यान से ट्रांसपोर्ट हो, और ये बहुत ध्यान से ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल है, ठीक है ना। बस पॉलिटिक्स इस बात पे कि भारत सरकार बोल रही है कि खर्चा कम हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि अगर नेशनल म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स को ध्यान से उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे खर्चा ज़्यादा होगा, बजट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को लेके ही लड़ाई हो रही है कि इतना सारा पैसा आप खत्म क्यों कर रहे हो इस रिलोकेशन को लेके, जब पैसा पैंडेमिक के लिए ज़रूरत है। फिर नए लोकेशन में आने पे एनवायरनमेंट बदल जाएगा, डिजास्टर और पेस्ट से ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इन आर्टिफैक्ट्स को बचा सकते हो, ब्ला ब्ला तरीके की बातें की जा रही हैं। अच्छा ऑडियंस एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे एजुकेशन स्पेसेस होंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, अच्छी कैटलॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि अब आप नए सिरे से सारा सामान उठा कर रिलोकेट करोगे तो कैटलॉगिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, और हर विजिटर इस नेशनल म्यूजियम में आके अलग अलग मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स को देखना चाहेगा। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ये आर्टिकल नहीं था, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ काम की चीज़ें थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कहीं ना कहीं इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आज के आर्टिकल का जिस्ट भी आपको द हिंदू एडिटोरियल का मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का ये जो पेज है शाम तक मैं इसको कहीं ना कहीं फिर से लाइव कर दूंगा। 4 जून 2021 करके जितने भी आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको होम पेज पे ही अपडेटेड मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरी वेबसाइट को और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो मदद मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।